रोमा एक आजाद ख्यालातों वाली लड़की थी। वो एक एमएनसी में अच्छे पद पर नौकरी करती थी। रोमा अपनी ही कंपनी में काम करने वाले सुजीत को दिल दे बैठी थी। एक दिन सुजीत अपने माता पिता को लेकर रोमा के घर आता है। नई नई शादी में रोमा सास की बातें सुनकर थोड़ी सहम सी गई थी, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हर शादीशुदा लड़की की तरह रोमा भी पूरी जान लगाकर अपनी गृहस्थी को समेटने की कोशिश कर रही थी। वो सुबह 4 बजे उठती, घर की सफाई करने के बाद सबके लिए नाश्ता बनाती, उसके बाद दोपहर का खाना बनाकर ऑफिस के लिए तैयार होती। ऑफिस से घर आकर भी असंख्य काम उसके राह तक रहे होते। कभी सास कहती घी बनाओ, तो कभी अचार, कभी पापड़। काम करते करते तन और मन दोनों थक चुके थे रोमा के। धीरे धीरे समय बीता। एक पत्नी और बहू होने के अलावा अब रोमा एक माँ भी बन गई थी। हर गुजरते समय के साथ उसके ऊपर काम का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। घर, ऑफिस, बच्चा और पति के बीच में खुद को बांटते बांटते रोमा जैसे एक मशीन बन चुकी थी। बेटे के समझाने पर सावित्री देवी घर में काम के लिए नौकर को रख लेती है। अब रोमा पति और बच्चों को अपना पूरा समय देती है और पति के कहने पर फिर से अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेती है। इस तरह उनके परिवार में एक बार फिर सुख शांति छा जाती है। न जाने कौन से कर्मों की सजा मिली है हमें। मेरी तो बुद्धि ही खराब हो गई थी जो मैं सौम्या की बातों में आ गई और अधीरा को गलत समझा, उस पर कितना अत्याचार किया। और अधीरा बेचारी हमारे सारे जुल्म सहती रही, एक बार भी पलट कर जवाब नहीं दिया। अधीरा तो बिल्कुल सीता का रूप है। अधीरा अपनी सास की ओर देखती है। मंजू गहरी सोच में डूबी हुई होती है। मंजू की आंखों में आंसू देखकर अधीरा मंजू से कहती है, क्या सोच रही हो माँ जी? कुछ नहीं बहू, मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि मैं तेरी कितनी बड़ी गुनहगार हूँ। मैंने तुझे बहुत गलत समझा, तुझ पर जुल्म किए, तेरे पति से तुझे अलग कर दिया। भगवान मुझे नरक में भी जगह नहीं देगा। मेरे साथ तो यही होना चाहिए। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। आप तो मेरी माँ जैसी हैं। अगर आपने कुछ कह भी दिया तो बेटी समझकर कहा होगा। आपका तो पूरा हक है मुझ पर। बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मंजू माफी मांगते हुए अधीरा के पैरों पर गिर जाती है। ये आप क्या कर रही हैं माँ जी? अभी तो मैंने आपको अपनी माँ बोला था, और माँ कभी अपनी बेटी के पैर नहीं पकड़ती। आप तो मुझे पाप का भागी बना रही हैं। अधीरा मंजू को उठाती है, अपने गले से लगाकर रोने लगती है। इतने में सौम्या वहां आ जाती है और अपनी माँ के कंधे पर सर रखकर कहती है, चुप हो जाओ माँ, सब ठीक हो जाएगा। चल हट यहाँ से, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। अगर तू मेरे और समर्थ के कान न भरती तो ये कभी ना होता। तेरी ही करनी की सजा हम पा रहे हैं। माँ, मुझे माफ कर दे। आप सही कह रही हो, ये सब मेरी ही नादानी की वजह से हो रहा है। सौम्या को माफी मांगते देख मंजू कहती है, अगर माफी ही मांगनी है ना तो अपनी देवी जैसी भाभी से मांग, शायद तेरे पाप कुछ कम हो जाए। भाभी से तो मैं पहले ही माफी मांग चुकी हूँ। भाभी, मुझे सच में बहुत अफसोस हो रहा है, मैंने आपको गलत समझा। मैं अभी भाई को सब सच बता दूंगी, मैंने जो भाई से आपके बारे में कहा था। ये सुनकर मंजू सौम्या का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नहीं सौम्या नहीं, अगर तुम समर्थ को कुछ भी कहोगी तो वो तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। वो अब पूरी तरह से देविका पर भरोसा करता है और उसी की बात मानता है। तो माँ जी, अब हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ ऐसा करना होगा कि देविका का भांडा फूट जाए और समर्थ की आंखें खुल जाए। मंजू, सौम्या और अधीरा बात कर ही रहे होते हैं कि अंदर से देविका आवाज लगाकर कहती है, अरे ओ कामचोर अधीरा, इधर आ, मुझे बाहर जाना है, मेरी साड़ी पर इस्त्री कर दे। मंजू को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। अभी करवाती हूँ इस्त्री तेरे कपड़ों पर। मंजू दौड़कर अपने रूम में जाती है, एक शीशी लाकर अधीरा के हाथों में रख देती है और कहती है, जा अधीरा बेटी, उस महारानी के कपड़ों को इस्त्री कर दे।
पर माँ जी, मैं इस शीशी का क्या करूं? तुझे कुछ नहीं करना बेटा, अब जो करेगी ये शीशी ही करेगी। तुम तो बस ये शीशी की दवा उस मैडम के कपड़ों पर डाल देना, हल्की सी। पर माँ जी, इस शीशी में है क्या? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले जाओ वरना वो अपना गला फाड़ फाड़ कर मर जाएगी। अब मैडम के कपड़ों पर ऐसी इस्त्री होगी, ऐसी इस्त्री होगी कि कपड़े पहनना ही भूल जाएगी। अधीरा देविका के कपड़ों पर इस्त्री कर देती है और वो दवाई भी डाल देती है। देविका कपड़े पहनकर बाहर चली जाती है। अधीरा फिर से अपनी सास मंजू के पास आकर पूछती है, माँ जी, अब तो बता दो, उस शीशी में आखिर था क्या? अभी थोड़ी देर में खुद ही देख लेना। और थोड़ी ही देर के बाद देविका दौड़ी दौड़ी आती है। अपने रूम में घुसते हुए कहती है, अरे माँ, मर गई, इतनी खुजली क्यों हो रही है? ओए माँ! देखा मेरी शीशी का असर। मैडम गाना गाते गाते अंदर गई है। माँ जी, अब आगे क्या करना है? अरे देखती जा बेटी, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। खुजली की वजह से देविका के पूरे बदन पर छाले हो जाते हैं, जिसकी वजह से देविका से उठा भी नहीं जाता। शाम को जब समर्थ घर आता है और देविका को लेटा देखता है तो कहता है, क्या हुआ मोहतरमा, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मेरे पूरे बदन में खुजली हो रही है और छाले भी हो गए हैं। अरे तो फिर किसी डॉक्टर को ही दिखा लेती। अरे मुझसे हिला तक नहीं जा रहा। अच्छा बाबा ठीक है, अभी तो कोई डॉक्टर घर नहीं आएगा। एक काम करता हूँ, माँ को बोल दूंगा, वो कल डॉक्टर को घर बुला लेगी। इतना कहकर समर्थ अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ सुनो, देविका की तबीयत बहुत खराब है, क्या आप कल डॉक्टर को घर पर बुला लोगी? अरे क्या हुआ मेरी प्यारी बहू को? देविका के पूरे बदन में खुजली हो गई है और छाले भी हो गए हैं, उससे हिला भी नहीं जा रहा। आप कल डॉक्टर को जरूर बुला लेना। अरे बेटा तू फिक्र ना कर, मैं कल ही डॉक्टर को बुला लूंगी। अगले दिन मंजू अपने मामा के लड़के रोहन को बुलाती है और नकली डॉक्टर बनने को कहती है और उसे सारी बात समझा देती है। देख, जैसा मैंने बोला बिल्कुल वही बोलना है, कुछ गड़बड़ मत करियो। नहीं दीदी, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, आखिर मैंने भी एक्टिंग का कोर्स किया है। रोहन जल्दी से वेश बदलकर डॉक्टर के रूप में आ जाता है और कहता है, कहाँ है मरीज? मंजू रोहन को देविका के पास ले जाती है। डॉक्टर के रूप में बने रोहन को देखकर देविका कहती है, डॉक्टर साहब जल्दी देखिए, मुझसे अब सहन नहीं हो रहा। रोहन देविका को देखता है और बिल्कुल वही कहता है जो मंजू ने कहा था। आपके तो पूरे शरीर में कीटाणु घूम रहे, इससे पहले कि ये आपके दिमाग में घुस जाए, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। बताइए, जल्दी बताइए। एक भगोने में उबलता हुआ पानी लीजिए और उसमें हल्दी डालिए। हल्दी हमेशा लाभदायक होती है कीटाणु मारने के लिए, और उस पानी से नहाना है। ऐसा आपको 3 दिन करना है। पर डॉक्टर साहब, इससे तो मेरा पूरा बदन जलेगा, मैं कैसे कर पाऊंगी? अब जो है यही एकमात्र इलाज है जो आपकी जान बचा सकता है। पर अगर आपको जलन ज्यादा लगे तो बाद में ठंडा पानी अपने ऊपर डाल लीजिएगा। देविका वैसा ही करती है, हल्दी वाले पानी से नहाती है और नहाते समय अजीब अजीब आवाज निकालती है, ओए माँ, मर गई। देविका की आवाज सुनकर अधीरा, मंजू और सौम्या बहुत तेज तेज हंसते हैं। ऐसे ही 3 दिन तक चलता है और कुछ टाइम बाद देविका ठीक हो जाती है। एक दिन देविका किसी से फोन पर बात कर रही होती है और उसी समय अधीरा वहां से गुजर रही होती है। वो रुककर देविका की बातें सुनने लगती है। अरे बाबा, मैं अभी नहीं आ सकती, देखो तुम मुझे अपनी कसम मत दो। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। तुम वहीं मिलना जहां हम हमेशा मिलते हैं। देविका घर से बाहर चली जाती है। अधीरा देविका का पीछा करती है तो देखती है कि देविका एक लड़के के गले में हाथ डालकर बैठी है। अधीरा घर आकर ये बात समर्थ को बताती है, पर समर्थ तो अधीरा की बात का विश्वास नहीं करता।
तब वो कहती है, तो ठीक है, कल आप अपनी आंखों से देख लेना, वो दोनों कल फिर वहीं मिलेंगे। अधीरा और घर के सभी लोग देविका का वहीं इंतजार करते हैं जहां देविका उस लड़के से मिलती थी, और कुछ ही देर में वो लड़का और देविका आ जाते हैं। देविका उस लड़के के गले में हाथ डालकर बैठी होती है। ये देखकर समर्थ को बहुत गुस्सा आता है। शाम को समर्थ घर आता है। देविका, मैं अपने सारे शेयर तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, तुम इन कागजों पर साइन कर दो। देविका सारे कागज पर खुशी खुशी साइन कर देती है। फिर समर्थ देविका से कहता है, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, पर तुमने मुझे धोखा दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने पार्क में तुम्हें उस लड़की के साथ देख लिया था। ये सुनकर देविका हैरान हो जाती है। अब मुझे माफ कर दो, आपसे मैं उसे कभी नहीं मिलूंगी। मैं तुम्हें हरगिज नहीं माफ करूंगा। माफ नहीं, मैं तुम्हें साफ करूंगा। अब मैं तुम्हें जेल भेजकर ही दम लूंगा। जेल का नाम सुनकर देविका डर जाती है और कहती है, नहीं नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। आप जो कहोगे मैं वही करूंगी। आपकी जमीन भी वापस कर दूंगी, बस मुझे जेल मत भेजना। प्रॉपर्टी तो मैंने वापस ले ही ली है। जिन कागज पर तूने साइन किया है ना, वो प्रॉपर्टी के कागज है। अब तो तू जेल ही जाएगी। समर्थ तलाक लेकर देविका को जेल भेज देता है और सौम्या भी समर्थ को सब कुछ सच सच बता देती है। फिर समर्थ अपनी पहली पत्नी अधीरा से माफी मांगता है और दोनों एक साथ रहते हैं खुशी खुशी। पार्वती और आलोकनाथ के 2 बेटे होते हैं, रघुवीर और पुष्कर। छोटे भाई रघुवीर की शादी कुसुम से होती है और बड़े भाई पुष्कर की शादी नयनतारा से। अब दोनों भी बेटे शादी के बाद अपनी नौकरियों की शिफ्टिंग के कारण अलग अलग गांव में रहने लगते हैं। जिठानी नयनतारा जो होती है काफी अमीर और देवरानी कुसुम गरीब होती है। वक्त ऐसा आता है कि दोनों देवरानी जिठानी एक ही समय पर गर्भवती हो जाती हैं और दोनों को भी डिलीवरी के लिए एक ही हॉस्पिटल लाया जाता है। दोनों को भी लड़का पैदा होता है और नर्स दोनों के बच्चों को पालने में रखकर हॉस्पिटल रूम से बाहर चली जाती है। तभी देवरानी कुसुम, मेरा बच्चा, अरे वाह, इस कलमुही को भी बेटा ही पैदा हुआ है। इसके बेटे का भविष्य, उसकी जिंदगी तो सेट है, लेकिन मेरा बच्चा, नहीं नहीं, मैं इसे अपनी गरीबी का शिकार बनने नहीं दूंगी। इसे एकदम राजकुमार जैसी जिंदगी मिलेगी और वो मुमकिन होगा जब मेरा बच्चा इस नयनतारा के पास जाएगा। ये बहुत अमीर है और ये अपने बच्चे को दुनिया की हर खुशी देगी, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को भी वो सब मिले और इसलिए मुझे ये करना ही होगा। कुसुम अपने बच्चे को पालने से निकालकर बगल में रखे नयनतारा के बच्चे के पालने में डाल देती है और नयनतारा के बच्चे को अपने पालने में डाल देती है और इस तरह वो दोनों बच्चों की अदला बदली कर देती है। मुझे माफ कर देना बच्चा, लेकिन मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ ना, तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। तुम्हें अमीरों वाली जिंदगी मिले इसलिए कर रही हूँ। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें वो जीवन नहीं दे पाएंगे जो तुम्हें नयनतारा और पुष्कर जी के पास रहकर मिलेगा। समय बीत जाता है। नयनतारा और पुष्कर दोनों भी कुसुम के बच्चे को पालते हैं अपना बेटा समझकर। उसका नाम अंशुमान रखा जाता है। वहीं कुसुम और रघुवीर नयनतारा के बच्चे को संभालते हैं और उसका नाम कार्तिक रखा जाता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं। अंशुमन नयनतारा और पुष्कर के यहाँ रहकर अमीरों वाली जिंदगी जीता है। अंशुमन, अंशु बेटा, चलो चलो, ब्रेकफास्ट रेडी है। तुम्हारे फेवरेट पैनकेक्स बनाए आज और नूडल्स भी। ये थैंक यू मम्मा। ये लो अंशु बेटा, तुम्हारे लिए गिफ्ट। तुमने पूरे स्कूल में ही नहीं बल्कि राजकोट के सभी हाई स्कूल्स में से फर्स्ट टॉप किया है। नंबर 1 ग्रेड से पास हुआ है हमारा बच्चा नयनतारा। क्या? सच? अरे वाह, मेरा शाबाश होनहार बच्चा। बहुत खूब बेटा, ऐसे ही पढ़ो लिखो और बहुत तरक्की करो। थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा। अंशुमन नयनतारा और पुष्कर के सीने से लग जाता है
और ये सब कुसुम घर के बाहर की खिड़की से देख रही होती है। किसी की नजर ना लगे मेरे बच्चे को। देखो तो, इतने बड़े महल जैसे घर में नवाबों की तरह रह रहा है। राजकोट की सबसे बड़ी स्कूल में पढ़कर टॉप भी किया। भगवान जी, मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे। थु 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 थु। कुसुम बाहरी दुनिया से छुप छुप कर अंशुमन की खबर रखती और दूसरी तरफ वो जिठानी नयनतारा के बच्चे कार्तिक के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती। उसकी पढ़ाई लिखाई भी उसने बंद करवा दी और उसे जिठानी नयनतारा की यहाँ काम करने भी भेजने लगी। माई, मुझे भूख लगी है, मुझे भी गर्मा गर्म फुलके बनाकर दो ना, जैसे आप और बाबा खाते हो रात में। चुप कर, जा यहाँ से। जल्दी से काम पर जा और पैसे लेकर आ, फिर ही तुझे खाना दूंगी। बेचारा कार्तिक बिना कुछ खाए ही जिठानी नयनतारा के यहाँ नौकरों वाले काम करने जाता है। उसके जाने के बाद रघुवीर कुसुम पर चिल्ला पड़ता है। कुसुम, तुम्हें जरा भी अंदाज है तुम ये क्या कर रही हो? अगर किसी दिन ये राज सामने आया ना कि कार्तिक नयनतारा भाभी और पुष्कर भाई का बेटा है और अंशुमन हमारा बेटा है, तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और ये जो तुम कार्तिक को वहां काम पर भेजती हो ना, बहुत बहुत गलत करती हो। ओ पति बाबू, तुम तो चुप ही रहो। ये सब जो मैंने रायता फैलाया है ना, इस सब की वजह भी तुम ही हो। अगर तुम पैसे वाले होते, अच्छी नौकरी कर रहे होते, तो मैं अपने बेटे को अपने आप से अलग क्यों करती? तो इसका मतलब तुम उसके साथ अत्याचार करोगी? इतने अत्याचार? अरे तुम उसकी सगी चाची हो। मैं उसके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं, नए कपड़े लाऊं, तो तुम तुरंत फेंक देती हो। इतनी नफरत क्यों करती हो उससे? चुप रहो तुम। जिठानी जी को ये नहीं पता कि वो कार्तिक उनका बेटा है, और उन्हें ये भी नहीं पता कि वो हमारे साथ रहता है, और ना ही उसे पता है कि वो दोनों हमारे रिश्तेदार हैं। ठीक है, तो अगर किसी दिन नयनतारा भाभी ने कार्तिक की तस्वीर देख ली तो, और माँ और पापा उन्होंने नयनतारा भाभी और पुष्कर भाई को कार्तिक तुम्हारी और मेरी तस्वीर दिखा दी, तो नयनतारा भाभी को पता चल जाएगा कि उन्होंने जिसे नौकरी पर रखा है वो उनकी देवरानी का ही बेटा है। रघुवीर, अब ना अपनी बातों पर पूर्ण विराम लगा दो कृपा करके। जो होगा देखा जाएगा। कार्तिक नयनतारा के बड़े घर जाकर काम करता और नयनतारा उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आती। कार्तिक बेटा, तुम थक गए होगे, आंगन की सफाई बाद में कर देना। आओ हमारे साथ नाश्ता करो, पकोड़े बनाए हैं मस्त। नहीं नहीं सेठानी जी, मुझे भूख नहीं है। बेटा कार्तिक, हमें अच्छे से पता है कि तुम्हें कितनी भूख लगी है। चलो आ जाओ खाने के लिए। हाँ ब्रो, चलो आ जाओ। कार्तिक उन सब के साथ पेट भर के खाना खाता है। ऐसे ही ये सिलसिला जारी रहता है। लेकिन जब कुसुम को पता चलता है कि कार्तिक और अंशुमन की दोस्ती गहरी होती जा रही है, तब वो कार्तिक को बहुत चिल्लाती है। आइंदा से उस लड़के से बात भी की ना, तो तेरी जुबान खींच लूंगी। वो एक बड़े घर का बेटा है। तू जैसा नौकर ऐसे अमीर लड़कों से दोस्ती नहीं कर सकता। लेकिन कुसुम, आप तो चुप ही रहिए। और सुन ले, आइंदा से अगर उससे मिला ना, तो गरम चिमटे से तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। सिंघानिया जी की कोठी है ना, उनकी यहाँ भेजूंगी काम पर तुम्हें। लेकिन माई मुझे भी पढ़ना लिखना है, स्कूल जाना है। आप और बाबा इतने अच्छे कपड़े पहनते हो और मुझे ये फटे पुराने कपड़े। बाबा मेरे लिए जो कुछ भी खाने या पहनने के लिए लाते हैं, उसे भी आप फेंक देती हो या फिर जला देती हो। ऐसा क्यों माई? मैं तो आपका ही बेटा हूं ना, तो इतनी नाइंसाफी क्यों माई? माई बोलो ना माई। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। जा जाकर चूल्हा और पक्की लाना। कच्ची लकड़ी लेकर आया ना, तो तुझे भी कच्चा खाने को दूंगी, समझा? ठीक है माई। कार्तिक बेचारा जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने जाता। रघुवीर को अपने भाई के बेटे का ये हाल देखकर अच्छा तो नहीं लगता, और इसीलिए तब से वो कार्तिक को बाहर ही बाहर
ढाबे पे खाना खिलाने के लिए लेकर जाता, उद्यान में खेलने के लिए लेके जाता, और तो और उसे वो बाहर ही बाहर एक पढ़ाई का क्लास भी लगवा देता है। बाबा धन्यवाद मुझे इतना प्यार देने के लिए। लेकिन बाबा एक सवाल पूछूं? पूछना लल्ला। माई मेरे साथ इतनी कठोरता और निर्दयता से क्यों पेश आती है? क्या मैं उनका बच्चा नहीं हूं? ये सुनकर रघुवीर एक पल के लिए घबरा जाता है। ऐसी बात नहीं है बेटा, तू हमारा ही बेटा है। वो बस थोड़े से गुस्से स्वभाव की है ना तेरी माई, इसीलिए। फिर एक दिन जब कुसुम को पता चलता है कि अंशुमन का एक्सीडेंट हो गया है, तब मेरा मेरा बच्चा, उसका एक्सीडेंट नहीं, मैं अभी उसे देखने जाती हूँ। कार्तिक भी वहां नहीं रहेगा, वो अब तक काम से लौट आएगा। हाँ, यही सही रहेगा। कुसुम भागते हुए नयनतारा और पुष्कर के घर जाती है अंशुमन को देखने के लिए। अरे कुसुम, तुम इतने सालों बाद कैसे हो तुम? रघुवीर और तुम्हारा बेटा वो कैसा है? उसका नाम भी कार्तिक है ना? मेरे घर पर भी कार्तिक नाम का एक लड़का काम करने आता है। बेचारा बहुत गरीब है, उसके शरीर पर मार के निशान भी है। उसकी माई उसे बहुत मारती है शायद। लेकिन मैंने सुना कि आपके बेटे अंशु का अकस्मात हो गया है, वो स्कूल के पियून ने बोला मुझे। नहीं तो कुसुम, वो अंशुमन नहीं, आयुष्मान का एक्सीडेंट हुआ है। अंशु तो अपने कमरे में खेल रहा है। तभी ये जानकर कुसुम की जान में जान आती है और वहां पर अंशुमन और कार्तिक आते हैं। कार्तिक कुसुम को देखकर कहता है, माई आप यहाँ? ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। कुसुम भी घबरा जाती है। माई, कुसुम, ये तुम्हारा बेटा है? तभी वहां रघुवीर आता है और सबको सच्चाई बताता है। नहीं भाभी, ये कार्तिक आपका और पुष्कर भाई का बेटा है। रघुवीर, नहीं। नहीं कुसुम, आज मुझे बोलने दो, बहुत हुआ तुम्हारा। मैं कार्तिक की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। नयनतारा भाभी, पुष्कर भाई, बचपन में ही हॉस्पिटल में कुसुम ने अंशुमन को और कार्तिक को पालने में से ही अदला बदली कर दिया था, ताकि हमारे बेटे अंशुमन को अमीरों वाली जिंदगी मिले आपके पास। मैं ये सब जानती हूँ। क्या? हाँ, जब कुसुम बच्चों की अदला बदली कर रही थी तभी नयनतारा की आंखें खुली थी और उसने सब देख लिया था। और फिर बाद में उसने मुझे ये सब बताया और फिर मैंने कुसुम के बच्चे को फिर से उसके पालने में रख दिया और हमारे बच्चे को कुसुम के पालने में से ले लिया। हमें आज तक लगा था कि ये बात तुम दोनों को पता है, क्योंकि हमने डॉक्टर और नर्स को ये सब बताने के लिए आपसे कहा था। हम अपने मुंह से ये बात आपको नहीं बताना चाहते थे ताकि क्लेश ना हो। हे भगवान, मतलब कुसुम, तुमने ये सारा जुल्म अपने इकलौते बच्चे पर ही किया? ओह माय गॉड। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपनी बच्ची के साथ। माई, आपको लगा मैं बड़ी चाची का बेटा हूँ, लेकिन मैं तो आपका ही लड्डू गोपाल था। आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया माई, क्यों किया ऐसा मेरे साथ? कुसुम कार्तिक को कस के अपने सीने से लगाती है और रोती है। ना बच्चा ना, मुझे माफ कर दे, मैं गलत थी। अब से मैं तेरा खूब अच्छे से ख्याल रखूंगी। अपनी माई को माफ कर दे बच्चा। नहीं, आपकी गैर मौजूदगी में भी चाची ने मेरा एक माँ की तरह ख्याल रखा। आप जैसी निर्दयी औरत, निर्दयी माँ के साथ मैं नहीं रहना चाहता। जाइए, मेरी नजरों से कोसों दूर चले जाइए। लानत है तुम पर कुसुम। अब से कार्तिक भी हमारी ही संतान है। मैं इसका जीवन भर ख्याल रखूंगी, देव की ना से, लेकिन इसकी यशोदा माँ बनकर, और मैं इसका नंद बाबा बनकर।
कुसुम को अपनी गलती की सजा मिल जाती है और उसके इस कदम से उसकी संतान उसे नकारती है। अब वो उम्र भर इस बात से खुश रहती है कि उसका बेटा जिठानी के पास राजकुमारों की तरह रहता है, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द और गम उसे इस बात का रहता कि उसका बेटा उससे नफरत करता है। आइए पधारिए मेरी प्यारी शीला मौसी, आइए पधारिए मेरी प्यारी शीला मौसी, आइए। अरे बस बस बस, अब क्या दरवाजे पे ही दिन भर खड़ा रखेगी या अपने ससुराल में भी पधारने देगी? आइए आइए आइए। चलो, अब शीला मौसी आई है दहेज बनकर, अब तो मैं अपनी बेला के पास ही रहूंगी। ये कहानी है शीला मौसी की। बेला अपनी मौसी को अपने ससुराल ले आती है। शीला कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा बदलाव चाहती थी और इसलिए उसने सोचा बेला के ससुराल ही जाया जाए। बेला बचपन से ही अपनी मौसी शीला के बहुत करीब थी, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी और शीला ने ही उसे अच्छे से पाला पोसा और उसकी परवरिश की थी। ससुराल में सास इरावती, ससुर महेंद्र, जिठानी पूनम, जेठ अनुराग और उन दोनों का 8 साल का बेटा ऋषि, बेला का पति समीर और उनका 6 साल का छोटा बेटा तीर्थ होते हैं। अब देखते हैं मौसी के आने से क्या बवाल होता है। अरे अरे शीला जी, शर्माइए मत, खाइए बिस्किट आराम से। अब बेला की माँ तो है नहीं, आप ही उसकी माँ समान हो, इसलिए आप ही हमारी समधन हुई। क्यों बेला बहू? जी 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 सासू माँ, एकदम सही। आप ना बहुत ही मीठी हो, एकदम चाशनी जैसे। ये तो आपका बड़प्पन है। अच्छा पूनम बहू, जाओ जाकर वो दुकान की फाइल्स पर कुमकुम तिलक लगा दो और उन्हें अपनी ही शुभ हाथों से कानूनी काम के लिए आगे भेजो। अब तुम इस घर की बड़ी बहू हो तो तुम ही ये करोगी ना? और हाँ पूनम बहू, वो पंडित जी से पूछ कर ना हवन और सत्यनारायण पूजा का भी शुभ मुहूर्त निकलवा लेना। तुम ही करना ये सब। और भाभी, ये दुकान की चाबी आप अपने पास ही रखिए। 20 दिन बाद जब हमारी दुकान का उद्घाटन होगा तब आप ही दुकान का शटर ओपन करना और पूजा करना। हर कोई सिर्फ घर की बड़ी बहू यानी कि पूनम की ही तरफदारी किए जा रहा था और उसी को महत्व दे जा रहा था। ये देखकर शीला मौसी को आता है बहुत गुस्सा और वो अकेले में बेला से बात करने उसके कमरे में जाती है, जहां बेला मच्छरों का कॉइल जला रही होती है। अरे मौसी आप आइए ना, वो बहुत मच्छर हो गया है ना, इसलिए शाम के समय ये रोज की ड्यूटी हो गई है मेरी। बेला, तुझे कुछ अकल वकल है कि नहीं? यहाँ पर ससुराल के सिंहासन पर वो पूनम बैठ चुकी है और तू यहाँ पर बैठकर ये मच्छर मार रही है। अरे जिसे देखो बस पूनम पूनम के नाम की माला जपता फिरता है। ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हैं उस पर पता नहीं। ओफो मौसी, आपकी ना ये जलेबी की तरह बातों को गोल गोल घुमाने की आदत अब तक नहीं गई। सीधा पॉइंट पे आइए ना। अरे मेरे कहने का यह मतलब है कि अगर तू ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठी रही ना तो कब सब कुछ तेरे हाथ से निकल जाएगा, तुझे भनक भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस घर में सब तेरी जिठानी के साथ है। तेरी सास तुझे इतना नहीं मानती जितना कि उस पूनम को। जो तेरे तीर्थ का है वो भी वो लोग उस पूनम और अनुराग के बेटे ऋषि को ही दे देंगे। तू कहीं की नहीं रहेगी फिर। तो मैं क्या करूं मौसी, अब आप ही बताइए। अब इन सब की नजरों में अच्छा बनकर भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये सब उस पूनम के पीछे पागल हो गए हैं। इसलिए तू चाहे अपनी सास की दिन रात सेवा कर, अपने जेठ जिठानी पति और ससुर को 5 पकवान बनाकर खिला और हजारों पापड़ भी बेल लेना, तो भी इनका दिल नहीं जीत पाएगी। तो क्या करूं अब मैं? हिमालय की पहाड़ी पे जाके संन्यास ले लूं क्या?
वो सब तू अपनी मौसी पर छोड़ दे बिटिया रानी। इतने भी कच्ची खिलाड़ी नहीं हूं मैं। कुछ दिनों बाद पूनम और अनुराग के बेटे ऋषि का जन्मदिन आता है और उसी मौके पर पूरा घर आलीशान तरह से सजाया जाता है और इरावती और महेंद्र ऋषि को सोने की चेन और कई सारे तोहफे देते हैं। जन्मदिन मुबारक हो ऋषि बेटा, बहुत बड़ा आदमी बनना। और अपने दादू दादी का नाम रोशन करना। थैंक यू दादी, थैंक यू दादू। ये लो ऋषि, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे ब्रो। थैंक्स चाचू, थैंक्स तीर्थ मेरे भाई। ये सब देखकर शीला धीरे से बेला को कहती है, देख रही है बेला, कैसे तेरे सास ससुर ने इस छोटे से बच्चे को सोने की चेन दे दी, और तेरे तीर्थ को उसे तो चांदी की अंगूठी तक नहीं मिली अब तक। हाँ मौसी, ऊपर से ये मेरा बेवकूफ पति और बेटा, ये दोनों भी कम नहीं है। मुझे तो इन सब पे बहुत गुस्सा आ रहा है। शीला और बेला बहुत तरकीब लगाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे और क्या नहीं। वहीं दूसरी ओर दिन ब दिन सास ससुर पूनम, अनुराग और उनके बेटे ऋषि की तरफ ही खींचते जाते हैं। मौसी, अब हम क्या करें? हम तो उस जेठानी की बच्ची को भी सासू माँ से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि सासू माँ की आंखों पर तो उस पूनम ने अपनी अच्छाई की पट्टी जो बांध रखी है। अरे बेला बेला बेला, टेंशन ना ले, मेरे पास ना एक आइडिया है। जहां तक मुझे पता है वो इरावती ने सारे प्रॉपर्टी पेपर्स अपनी तिजोरी में बंद करके सहज कर रखे हैं। हाँ तो फिर अब हमें यह करना है कि चुपके से जाकर पूनम, अनुराग और उस छुटके ऋषि के नाम की गई जायदाद के हिस्से के पेपर को जलाकर राख कर देना है और नए प्रॉपर्टी के कागज बनाकर उन पर इरावती के दस्तखत लेने होंगे, और वो नए कागज उस पर पूरी जायदाद तेरी, समीर दामाद जी की और मेरे नन्हे तीर्थ के नाम होगी। समझी? समझी, लेकिन हम सासू माँ से दस्तखत कैसे लेंगे? उसके लिए भी इंतजाम कर रखा है मैंने। यह देख, ये ऐसी दवा है जिसके बाद व्यक्ति पागलों की तरह बर्ताव करने लगता है और जो उससे कहो वो वही करता है। वाह, ग्रेट आइडिया। लेकिन इस दवाई के असर से अगर सासू माँ ने गलत तरह से दस्तखत कर दिए तो? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। शीला और बेला दोनों भी चुपके से इरावती के कमरे की अलमारी में से तिजोरी खोलकर उसमें से पूनम, अनुराग और ऋषि के नाम के प्रॉपर्टी के पेपर्स को जला देती हैं और फिर नए प्रॉपर्टी पेपर्स बनवाकर इरावती के पानी के जग में वो दवाई मिला देते हैं, जिसे पीने के बाद आज तो बहुत खाना खा लिया, बहुत गैस हो गई भैया। धुमता ना 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 ना, धुमता ना 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 ना। तभी वहां पे बेला आ जाती है और इरावती से कहती है, अरे बहू, ये क्या सारे घर में ये कागज लेकर भूतों की तरह भटक रही है? माय डियर सासू माँ, ये पेन लो और इन कागजों पर दस्तखत करो। ये ना जरूरी कागजात है, बहुत बहुत जरूरी। इन पे साइन नहीं की ना तो किसी की जान नहीं बच सकती। हाँ क्या? हाय दया, दे 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 दे, फटाफट साइन मार देती हूँ। इरावती उन पेपर्स पर साइन करती है और बेला बहुत खुश हो जाती है। वहां से बाहर निकलकर शीला को ताली देते हुए कहती है, मिशन सक्सेसफुल मौसी, आप तो सच में मौसी नंबर 1 हो। तभी अचानक से वहां पर पूनम आ जाती है और सारे घर वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। पूनम बेला के हाथ से वो पेपर्स छीन लेती है और उन्हें फाड़ देती है। जेठानी जी, पगला गई हो क्या? ये क्या कर दिया आपने? आपको पता भी है ये कितने कीमती कागजात थे?
मौसी, हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि हम सबको तुम दोनों मौसी और भतीजी की चालबाजियों के बारे में पता चल गया है। तभी पीछे से इरावती भी आती है, जो पूरे होश में है। हाँ, मैंने तुम दोनों के घिनौने इरादों को तुम्हारे कमरे के बाहर से गुजरते वक्त ही सुन लिया था। और तुम्हें एक और झटके वाली खबर दूं? दे ही देती हूँ, खामखा सस्पेंस क्यों बढ़ाऊं। वो पेपर्स जिन्हें तुमने जलाया, वो पेपर्स पूनम, अनुराग और ऋषि के नाम की जायदाद के नहीं, बल्कि तुम्हारे नाम की गई प्रॉपर्टी के पेपर्स थे। क्या? हाँ, हमने और इरावती ने मिलकर सोचा था कि जब सबके नाम पर जायदाद का आधा आधा हिस्सा कर ही रहे हैं, तो तुम्हारे नाम पर भी हमने ढेर सारा हिस्सा कर दिया। और यह खुश खबर हम तुम्हें देने ही वाले थे आज शाम की आरती के समय। लेकिन उससे पहले मैंने तुम्हारे मंसूबों के बारे में जान लिया और तुरंत उन पेपर्स को पूनम के पेपर्स की जगह रख दिया, ताकि तुम आओ और खुद ही अपने नाम की गई जायदाद के पेपर्स जला दो। बहुत अच्छी सीख देती हो आप शीला मौसी, वेरी वेल डन। माँ, आपने अच्छा किया जो उस पानी को पीकर निगला नहीं और थूक दिया। और क्या गजब की एक्टिंग की। बेला, यही तुम्हारा सबक है। चलो अब खड़े क्यों हो? ये 12 बजे हुए लाल पीले मुंह को उठाओ, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकल जाओ। जिस मौसी को तुम लेकर आई थी ना, उसी मौसी के साथ दफा हो जाओ इस घर से। अरे नहीं। अरे नहीं। बेला और शीला को अपनी इस चालाकी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और वो दोनों सर पटकते रह जाती है। अब आप ही बताइए, क्या इरावती ने बेला को ये सही सबक दिया? मैं तो वो बोरिंग फूल पत्ते, अजीब सी डिजाइन्स और वो मोर वगैरह नहीं बनाऊंगी अपनी मेहंदी में। कुछ सॉलिड, कुछ हटके, ऐसी डिजाइन जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अरे निगोड़ी, अब क्या पूरी दुनिया का नक्शा बनाएगी अपनी हथेली पे? अरे तुझे जैसे डिजाइन चाहिए वैसे इस मेहंदी रचाने वाले को बता दे। हाँ अमृता, और वैसे भी हमने जिन मेहंदी आर्टिस्ट को बुलवाया है वो सभी पूरे लखनऊ की फेमस मेहंदी आर्टिस्ट हैं। ओके ओके, तो फिर कोई इश्यू नहीं। चलो चलो, अब जल्दी से जाकर सो जाओ, वरना ज्यादा देर तक जागे रहे तो आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाएंगे और फिर तुम दोनों भी अपनी शादी के दिन मायूस हो जाओगे, ये सोचकर कि मैं तो बदसूरत लग रही हूँ। ये कहानी है जुड़वा बहनें रिद्धिमा और अमृता की। दोनों बहनों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब उनकी शादी का समय आता है। दोनों की शादी 2 भाइयों से तय होती है, रिद्धिमा की निहार से और अमृता की मुकुंद से। अमृता बचपन से ही अपनी बहन रिद्धिमा से जलती, क्योंकि उसे सब हर चीज में, हर मामले में रिद्धिमा से कम मानते। अब दोनों बहनों की शादी की रस्में होती हैं और सगाई के बाद मेहंदी की रस्म आती है। तभी अमृता के माता पिता मधुमालती और विशंबर, मेरी दोनों जुड़वा बेटियों, तुम्हारी मेहंदी की रस्म है आज। मेहंदी एक बहुत ही पवित्र शगुन होती है, जिसके रंग के खिलने से जीवन में भी खुशियां खिल जाती है। अब मेहंदी, फिर संगीत और फिर हल्दी, उसके बाद तुम दोनों की शादी होकर विदाई हो जाएगी। एक माता पिता के लिए ये बहुत कठिन और भावनाओं से भरा समय होता है। तुम दोनों भी एक ही ससुराल में जाने वाली हो, तो जैसे जीवन भर बचपन से एक दूसरे की ढाल बनती आई हो, वैसे ही आगे भी एक दूसरे की ढाल बनकर एक दूसरे का साथ देना। जी पापा। डाल माय फुट। इस रिद्धिमा की बच्ची की वजह से बचपन से लेके आज तक मुझे सिर्फ ताने और डांट ही सुनने मिली है। और ये माँ पापा ने मेरी और उसकी शादी एक ही घर के लड़कों के साथ तय कर दी। अब ये मेरा पीछा ससुराल में भी नहीं छोड़ेगी। मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है। पूरे घर को बहुत सुंदर तरह से
फूलों की लड़ियां और लाइटिंग की झालर लगाकर सजाया जाता है। दोनों बहनें भी लहंगे में बहुत खूबसूरत लगती हैं। निहार और मुकुंद और उनके घर वाले भी मेहंदी लेकर आते हैं। निहार की माँ सुहासिनी और पिता सरताज मधुमालती को शगुन की मेहंदी देते हुए कहते हैं, मधुमालती जी, ये लीजिए, ये लड़के वालों की तरफ से शगुन की मेहंदी। धन्यवाद सुहासिनी जी। अरे वाह, दोनों बच्चियां कितनी सुंदर लग रही हैं। और निहार और मुकुंद भी बहुत हैंडसम लग रहा है इन कुर्तों में। थू 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 थू, नजर ना लगे किसी की हमारे बच्चों को। चलिए फंक्शन शुरू करते हैं। सभी औरतें ढोल बजाती हैं और नाच गानों के साथ फंक्शन शुरू होता है। लेकिन मेहंदी बनाने वाली लड़कियां गलती से अमृता की हथेली पर उसकी बहन रिद्धिमा के मंगेतर निहार का नाम लिख देती है और रिद्धिमा की हथेली पर अमृता के मंगेतर मुकुंद का नाम लिख देती हैं। दोनों जुड़वा बहनों का ध्यान नाच गानों में रहता है और इसी के चलते उनकी इस सब पर नजर ही नहीं जाती। मेहंदी लगा के रखना, ढोली सजा के रखना, लेना तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरा सजना। तभी अचानक से रिद्धिमा चिल्ला पड़ती है, अरे नहीं, ये क्या कर दिया तुमने? ये तो मेरे होने वाले देवर का नाम है। और इन लड़कियों ने मेरी हथेली पर भी मुकुंद जी की जगह निहार जी का नाम लिख दिया है। हाय दैया, माफ कर दीजिए दीदी, वो हमें लगा कि आप रिद्धिमा दीदी हो और आप अमृता दीदी। दोनों की शक्ल सेम सेम है ना, इसलिए। अब आप दोनों जुड़वा हो इसलिए ऐसा हुआ। तहे दिल से माफी चाहते हैं। मधुमालती जी माफ कर दीजिए। ओफो, अब ये अनर्थ तो कर दिया। अब माफी मांग के क्या फायदा? मेरी दोनों बेटियों के देवरों का नाम लिख दिया, गधेड़ी कहीं की। अरे पूरे लखनऊ में तुम्हें किसने फेमस बनाया? जरा उस कलमुहे का नाम तो बताओ। मधुमालती जी रहने दीजिए ना, अब क्यों खामखा इन पर चिल्लाना। जाहिर सी बात है, ह्यूमन नेचर है, कोई भी कंफ्यूज हो ही जाएगा। हाँ, और वैसे भी ये रस्में और रीति रिवाज तो बस कहने और करने वाली बातें हैं। मेहंदी है, कुछ दिन बाद रंग चला जाएगा। अब ये फसाद यहीं पर निपट जाता है। फिर रात में जब अमृता अपनी सहेलियां कनिका और टीना से एक आइसक्रीम स्टॉल पर मिलती है तब, यम, क्या आइसक्रीम है यार यहाँ की। बात तो सही कही तूने कनिका। अब से ना मैं यहाँ रोज आया करूंगी। हाँ हाँ, अब तो अपनी शादी के बाद तुम मुकुंद जीजू के साथ रात में बाहर घूमने जाने के बहाने बनाती रहेगी। पर एक बात कहूँ अमृता, बुरा मत मानना, लेकिन तेरी जुड़वा बहन रिद्धिमा का मंगेतर निहार जो है ना, वो मुकुंद से भी ज्यादा अमीर है। बहुत सारे पैसे कमाता है, वो एक बड़ी पोस्ट पे है। लेकिन मुकुंद, वो तो बस ढीला ही है। क्या? लेकिन तुम्हें ये सारी निजी बातें कैसे पता? अरे यार, हम दोनों तो तेरे होने वाले ससुराल के सामने की गली में ही तो रहते हैं बहन। अपनी सहेलियों की इन बातों को सुनकर अमृता गुस्से से आग बबूला हो जाती है और घर जाकर वो सोचने लगती है, वाह, मतलब रिद्धिमा की शादी होगी उस अमीर निहार से जो इतनी अच्छी जॉब करता है, और मैं उस मुकुंद से शादी कर लूं। माँ और पापा भी ऐसे ही हैं, दोनों बस रिद्धिमा का अच्छा देखती हैं और मेरा बुरा। नहीं, पहले ही इस लड़की ने मेरी आधी जिंदगी बर्बाद कर रखी है, और अब फिर से मैं उसकी शादी उस निहार से होते हुए नहीं देख सकती। रिश्ता पक्का करते वक्त सुहासिनी आंटी ने और उन दोनों भाइयों ने बहुत मक्खन लगाकर कहा था कि दोनों भी अच्छी नौकरी करते हैं। शादी के बाद जब रिद्धिमा महंगी साड़ियां, सोने के गहने और पूरी अमीरों की तरह हो जाएगी उस निहार के साथ, तब तो मैं जल जल कर सच में राख हो जाऊंगी। कुछ तो करना पड़ेगा। तभी सोचते हुए अमृता की नजर आईने में अपने आप पर जाती है और अपनी शक्ल को देखकर अमृता अचानक से मुस्कुराकर कहती है, वाह, क्या आइडिया है। चलो
आखिरकार लाइफ में पहली बार जुड़वा होने का कुछ तो फायदा होगा। वैसे भी जाने अनजाने में ही सही, किस्मत ने निहार का नाम मेरी हथेली पर लिखवा ही दिया है। अब जब निहार जी के नाम की मेहंदी रची है, तो अब शादी भी निहार और अमृता की ही होगी। मंडप में घूंघट की आड़ में निहार जी के बगल में बैठ जाऊंगी और सबको लगेगा कि मैं अमृता नहीं रिद्धिमा हूं। हल्दी की रस्म के बाद शादी के दिन मंडप में दोनों दुल्हन घूंघट में मुंह छुपाए रहती है और दोनों दूल्हे भी सेहरा बांधे हुए रहते हैं, जिससे उनकी भी शक्ल सेहरे के पीछे छुप जाती है। और इसी का फायदा उठाकर रिद्धिमा से पहले अमृता निहार के बगल में जाकर बैठ जाती है और फिर पंडित जी मंत्रों का उच्चारण शुरू करते हैं और वरमाला और 7 फेरों के बाद दोनों जुड़वा बहनों की शादी हो जाती है। विवाह संपन्न हुआ। अब ये दोनों जोड़े सदा के लिए शादीशुदा जोड़े बन चुके हैं। अब दुल्हनों अपना अपना घूंघट उठा लो और दुल्हों तुम भी अपना सहरा उठा लो और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लो। लेकिन जब चारों अपना घूंघट और सहरा उठाते हैं, तब उन्हें देखकर सभी चौंक जाते हैं। रिद्धिमा जी आप? मुकुंद जी आप? अमृता तुम यहाँ, ये कैसे हुआ? और अमृता नाटक करती है। ओ नो, ये क्या हो गया? अरे बाप रे, फिर से दोनों बहनों के जुड़वापन की वजह से ये घोर मुसीबत खड़ी हो गई। लेकिन यजमान, यूं हथेली पे गलती से नाम की मेहंदी रच जाना और अब यूं इस तरह जाने अनजाने में हुई भूल के कारण दोनों बहनों की और दोनों दुल्हों की अदला बदली, ये कोई गलती नहीं, ये तो स्वयं ऊपर वाले का इशारा है। अब विधि विधान से जो हो गया है उसी को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि ये जोड़ियां किस्मत ने मिलाई है। हाँ, पंडित जी सही कह रहे हैं। अब शादी हो गई है तो इसी को स्वीकार कर लेते हैं। वैसे भी ये अरेंज मैरिज है, लव मैरिज होती तो सोचा जाता। बच्चों, इसी को नियति का इशारा समझो और अपनी नई शुरुआत करो। अमृता मन ही मन बहुत खुश होती है। ये फाइनली मेरी शादी निहार से हो ही गई। जिंदगी भर तो किस्मत को मुझ पर कभी दया नहीं आई, लेकिन अब मेरी शादी के वक्त किस्मत फुल ऑन मुझ पर दया बरसा रही है। अब ये रिद्धिमा रहेगी इस बेवकूफ मुकुंद के साथ और मैं रहूंगी रानियों की तरह अपने निहार जी के साथ।